नमस्कार, मैं नेहा भारद्वाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भारत दुर्दशा पार्ट 2। इसमें आज हम लोग समझेंगे भारत दुर्दशा की संवेदना पक्ष। तो भारत की दुर्दशा और उसके क्या कारण हैं। तो भारत दुर्दशा में भारतेंदु जी क्या बताते हैं कि वर्तमान भारत किस प्रकार विनाश के मार्ग पर बढ़ रहा है। इसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं जो है वो पूर्ण रूप से खंडित हो गई है। और सबसे अधिक दुख की बात यह है कि भारत के रहने वाले लोग जो हैं वो इस दुर्दशा को दूर करने के लिए अपने आप को वो प्रतिबद्ध रूप से नहीं दिखलाई पड़ते हैं। तो इस समस्या की देखा जाए तो पूर्ण रूप से समीक्षा करते हैं भारतेंदु जी। तो वो उन कारणों की खोज किए हैं जिन्हें दूर करना भारत के उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी है। तो भारतेंदु जी के अनुसार वो क्या कहते हैं कि हमारी इस दुखद स्थिति के लिए बाहरी और आंतरिक दोनों कारण जो है वो जिम्मेदार है। उन्होंने भारत दुर्देव की कल्पना में संकेत किए हैं कि वह अंग्रेजी सभ्यता का प्रतीक है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेजी राज और उसकी शोषणकारी जो नीतियां थी वो हमारी इस दशा के कारणों में शामिल है। लेकिन भारतेंदु उन लोगों में से नहीं है जो अपनी समस्याओं को लेकर के वो दूसरे के सर पे मरते हों। वो क्या बतलाते हैं कि उनका ईमानदार आत्ममूल्यांकन जो है भारतेंदु जी का, वो इस तथ्य का साक्षी है कि हमारी दुर्दशा से ज़्यादा बड़े कारण हमारे भीतर ही निहित है। तो ऐसे क्या कारण हैं, तो इसमें देखेंगे जिसमें भी आंतरिक समस्याएं जैसे धर्म का संतोष, आलस, मदिरा यानी शराब, अज्ञान है ना, इस पर रोग। तो धर्म ने हमें ऐसा दर्शन दिया कि जिससे सब लोग अपने आप को ब्रह्म समझने लग गए। ठीक है, इतना ही नहीं कि जो शैव और शाक्त जैसे मतों के सांप्रदायिक लोग थे वो उनका वो जातीय संरचना में जातिवाद को पैदा किए और बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध जैसी स्थितियों ने सामाजिक गतिशीलता को भंग कर दिया। धार्मिक अंधविश्वासों ने देखा जाए तो प्रदेश यात्रा से रोक करके हमें कुकमांडुक बना दिया। तो इसमें एक उदाहरण लिख सकते हैं आप लोग कि शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगति चलाए, जाति अनेकन करी नीच अरु ऊंच बनायो। ठीक, तो धर्म का कर्मकांडीय रूप जो है वो हमारी दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन संतोष और आलस जो है ये भी कम नहीं है। संतोष जो हम लोग पिछले क्लास में भी इसके विषय में चर्चा किए हैं कि संतोष जो है वो व्यक्ति को क्या कर देता है, निष्क्रिय और प्रयत्नहीन बनाता है। ठीक है, भारतेंदु ने तुलसीदास और मूलकदास के कथनों का भी यहाँ पे जिक्र किए हैं जो हम लोग डिस्कस किए हैं। तो इस प्रकार क्या देखते हैं कि एक उदाहरण के तौर पे और भी लिख सकते हैं कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पैर उठ के नहीं जाना अच्छा। ठीक है, तो इसके अलावा जो शराब है, अंधकार है, इन्होंने भी भारत का काफ़ी नुकसान किया है। उच्च से लेकर के निम्न वर्ग तक सभी में मदिरा की महिमा देखा जा सकता है। इस कारण देश की बहुत सारी जो आर्थिक और मनोवैज्ञानिक क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। भारतेंदु जी ने व्यंग करते हुए बतलाते हैं कि वर्तमान समय में जब चाहे कोई कितना भी बुद्धिजीवी हो, कितना भी धर्मशील हो या कोई कितना भी बड़े पोस्ट पे क्यों ना हो, सभी शराब के भक्त हैं। तो वे इस पे क्या लिखते हैं कि मदवा पी ले पागल, जीवन मिथ्योजात, बिनु पद जगत सार कछ नाही, मान हमारी बात। तो यहाँ पे हम यहाँ देखते हैं कि इन सभी कारणों के साथ भारतेंदु जी के कुछ गौर कारण भी हैं जो उनका उल्लेख किए हैं इसमें। तो भारत की दुर्दशा के लिए जो जिम्मेदार हैं इसमें क्या क्या है, जैसे देखेंगे अधिक खर्च करना, अदालत, फैशन, सिफारिश, है ना, तो ये सब चीज़ देखते हैं। तो ये जो अर्थव्यवस्था को नष्ट करने वाले कारण बताए गए हैं। तो भारतेंदु जी के सामने समस्या सिर्फ अब तक हो चुके विनाश की ही नहीं है, बल्कि यह भी है कि वह उसे रोक नहीं पा रहे हैं। तो 5वें अंक में उन्होंने क्या दिखलाया है कि इस दुर्दशा से निपटने के लिए जो नेतृत्वशील और बुद्धिजीवी वर्ग सक्रिय हैं वह किस हद तक वैचारिक कायरता और निष्क्रियता से भरा हुआ है। कवि से क्या उम्मीद की जाती है कि वह कविता के माध्यम से पाठक के रगों में जुनून पैदा कर सके। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि पिछले क्लास में देखे हैं
कि अंग्रेजी राज के कारण यहाँ पर देखेंगे इस नाटक के कथित में देखा जाए तो इस नाटक में एक चर्चा का प्रसंग है कि भारतेंदु जी को अंग्रेजी राज के प्रति उनकी क्या दृष्टि है वो दिखाया गया है। तो भारतेंदु जी की पत्रिका कवि वचन सुधा जो है, जिसे अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था, वे अंग्रेजों की प्रशंसा सिर्फ इसलिए करते थे कि उनकी रचना जो है वो प्रतिबंधित ना हो जाए और वे समाज पर अपने साहित्य का प्रभाव डाल सके। हाँ, यह सच है कि उन्होंने इस नाटक में कई जगहों पर अंग्रेजी राज की प्रशंसा की है। उदाहरण में लिख सकते हैं कि देखो विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला आता है, ठीक है, अब सोने का समय नहीं है, अंग्रेज का राज पाकर भी ना जगे तो कब जागोगे, मूर्खों के प्रचंड शासक के दिन गए। तो इस प्रकार हम इसमें क्या देखते हैं कि भारतेंदु जी जो हैं कि इसके साथ ही यह भी ध्यान देना है इसमें है कि नाटक जो है वो अंग्रेजों के शोषणकारी नीति जो है उसकी भी समीक्षा करता है। भारत दुर्देव को आधा क्रिस्तानी बताया गया है और उसका कमरा भी अंग्रेजी ढंग से सजा हुआ दिखाया गया है, ठीक है। डिसलॉयल्टी के कथन में यहाँ पे एक शब्द है कि देख सकते हैं, हाकिमेच्छा नामक कथा से शब्दों के प्रयोग से अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके दमन का संकेत किया गया है, जो योगी के गीत के कुछ अंतिम पंक्तियों में हम उसको देख सकते हैं। या उसको उदाहरण के तौर पर भी लिख सकते हैं कि अंग्रेज राज सुख साथ सजे सब भारी, पैदन विदेश चली जात ये अति खारी। भारत दुर्दशा में भारतेंदु जी का इतिहास बोध, इसको समझेंगे। तो इतिहास से बोध से क्या तात्पर्य है? तो इतिहास को देखने, समझने और विश्लेषण करने का जो नजरिया है उसको इतिहास बोध कहते हैं। तो इतिहास को देखने के कई दृष्टिकोण हैं जो इतिहास की व्याख्या में फर्क पैदा करते हैं। इसमें देखते हैं मार्क्सवादी, साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी, नारीवादी और दलित विमर्श के समर्थकों ने अपनी अपनी दृष्टि से इतिहास की व्याख्या की है। भारतेंदु उस दौर के लेखक हैं जहां भारतीय समाज की व्याख्या के संदर्भ में कई इतिहास दृष्टियां जो थी वो आपस में टकरा रही थी। एक ओर दयानंद सरस्वती जैसे विचारक थे, उनका क्या मानना था, वो भारत के विषय में क्या बोलते थे कि वेदों की ओर लौटो, ठीक है। दूसरी ओर राजा राम मोहन राय और उनके जैसे कई अन्य विचारक जो थे वो क्या मानते थे कि पश्चिमी संस्कृति जो है उससे काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि सांस्कृतिक दृष्टि से हम दीनहीन स्थिति में हैं, ठीक है। तो भारतेंदु जी ने प्राचीन भारतीय इतिहास की अगर देखा जाए तो बहुत अधिक प्रशंसा क्यों की है? इसका क्या कारण है कि यह क्या मानते थे कि यह अतीत के प्रति अंधमोह का परिणाम नहीं है। ऐसा तो उन्होंने जानबूझकर नहीं किया ताकि हीनता ग्रंथि से भरे हुए आम भारतवासी में आत्मविश्वास का संचार हो सके, ठीक है। दूसरी ओर देखते हैं तो ऐसी कोशिश जो है सिर्फ भारतेंदु ने ही नहीं की थी, बल्कि नव जागरण चेतना से भरे कई साहित्यकार जो थे वो भी किए थे। इसमें कुछ और उदाहरण लिख सकते हैं हम लोग। इसमें मैथिली शरण गुप्त जी हैं, उनका उदाहरण कि जिनका कुछ भी ना था अतीत, गावे वे क्या उसके गीत, हम क्यों भूले उसकी याद, जिसमें है अपना आह्लाद, ठीक है। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद जी है, उनका भी उदाहरण लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, कि कहीं से हम आए थे नहीं, हमारी जन्मभूमि ही है यही, ठीक है। तो इतिहास बोध का दूसरा पक्ष यहाँ पे यह भी है कि भारतेंदु जी ने अपने समय की ऐतिहासिक स्थितियों का मूल्यांकन किस प्रकार किए हैं। तो कुछ आलोचकों का आरोप है कि भारतेंदु जी ने ब्रिटिश राज की बहुत अधिक प्रशंसा की है, जो अंग्रेजी संस्कृति के प्रति उनके मोह का परिणाम दिखलाता है, ठीक है। तो देखा जाए तो उन्होंने अंग्रेजों की ना तो ज़्यादा प्रशंसा की है, ना केवल निंदा की है, बल्कि वे संतुलन का परिचय दिए हैं। तो उन्होंने अंग्रेजों की ज़्यादातर प्रशंसा उनकी शिक्षा व्यवस्था को लेकर की है। अगर आप भारत दुर्दशा पढ़ते हैं तो उसके छठे अंक में भारत भाग्य का जो कथन है उसमें आप देख सकते हैं कि देखो विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय चला आ रहा है। विद्या की चर्चा फैल चुकी, ठीक है। इसके अलावा कहीं पर यह भी संकेत है कि अंग्रेजों का शासन जो है पहले के राजाओं से बेहतर है। यहाँ उदाहरण में और लिख सकते हैं कि अंग्रेज राज सात सजे सुख भारी, तो अंग्रेज का राज पाकर भी नहीं जगे तो कब जागोगे, मूर्खों के प्रचंड शासक के दिन चले गए, अब राजा के प्रजा का जो स्वर तत्व है उसको पहचानो। तो
भारतेंदु जी ने अंग्रेजों की प्रशंसा क्यों की, इसके पीछे भी कारण है कि सबसे पहला कारण हम देखते हैं कि भारतेंदु जी को एक डर था कि अंग्रेजों की ज़्यादा आलोचना करने से कहीं उनकी जो रचना है कहीं उस पर रोक न लग जाए। ठीक है, तो कवि वचन सुधा में अंग्रेजी राज के खिलाफ कोई ऐसा स्पष्ट बात नहीं कही गई थी, फिर भी उसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि उस समय कई बुद्धिजीवी क्या मानते थे कि रानी विक्टोरिया सचमुच न्यायप्रिय शासिका है, इसीलिए रानी विक्टोरिया की प्रशंसा इस नाटक में कई जगह पर देखा जाए तो राज राजेश्वरी के शब्दों में किया गया है। त्रासदी यूनानी साहित्य की एक प्राचीन विधा है। ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने पहली बार त्रासदी का व्यवस्थित विवेचन किए और उसके बाद देखें इसमें तो कई सिद्धांतकार जैसे इसमें देखेंगे हीगेल, जॉर्ज लुकाच, इन्होंने भी अपने अपने तरीकों से त्रासदी की व्याख्या की है। ठीक, तो नायक इसमें क्या देखते हैं कि सामान्य दृष्टि से त्रासदी ऐसी हर रचना को कहा जा सकता है जिसका अंत नायक की सफलता में ना होकर के दुख और पीड़ा की सघन अनुभूति में हो। ठीक है, नायक का खलनायक के हाथों पराजित हो जाना, नैतिक और मानसिक स्तर पर उसका टूट जाना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ये सब दृश्य जो देखते हैं ये त्रासदी के अंत में दिखलाई पड़ते हैं। लेकिन यदि त्रासदी के व्यवस्थित ढांचे और नियमों को आधार बनाए तो किसी रचना का त्रासदी होना कई और भी कारणों या कारकों पर भी निर्भर होता है। जैसे देखेंगे इसमें कि नायक का क्या हो जाना कि साहसी और सत्य के पक्ष में संघर्षशील हो जाना, नायक की अति नैतिकता से उत्पन्न गंभीर भूल जो है यानी हेमर्शिया जो है जिसके कारण नायक का पतन की ओर बढ़ना। ठीक है, तो रचना के अंत में विरचन मूलक प्रभाव को उत्पन्न होना ऐसा प्रमुख लक्षण कहलाता है। तो भारत दुर्दशा त्रासदी है या नहीं, इसका निर्णय दो स्तरों पर अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। ठीक है, तो सामान्य दृष्टि से अगर देखते हैं तो इसे इस अर्थ में त्रासदी माना जा सकता है कि इसका अंत जो है बेहद दुखद है। भारत का अत्यंत कमजोर हो जाना, आंतरिक और बाहरी कमजोरियों के कारण इसका दुर्दशाग्रस्त हो जाना, तमाम कोशिशों के बावजूद फिर से ना उठ पाना, ये सभी तथ्य जो है वो नाटक के अंत को दुखद बनाते हैं। दुख की यह जो छाया है वो नाटक के पहले अंग से ही मंडराने लगती है और हर अंग के साथ और भी गहरी होती चली जाती है। नाटक के अंत में ना तो कोई सुख है और ना ही सुख की कोई संभावना है। तो इस दृष्टि से भारत दुर्दशा को ट्रेजिक रचना माना जा सकता है। लेकिन यदि त्रासदी की तकनीकी धारणा के अनुसार भारत दुर्दशा का मूल्यांकन किया जाए तो कई समस्याएं भी जो है वो दिखलाई पड़ती है। इसमें देखते हैं कि इसका जो नायक जो है वो कैसा वैसा भद्र, दृढ़, साहसी या नैतिक नहीं है जैसे कि पारंपरिक त्रासदी नाटक के नायक होते हैं। साहस का तो इसमें इतना अभाव है कि खलनायक की दहाड़ सुनकर के ही वह बेहोश हो जाता है और भारत भाग्य के द्वारा उसे जगाए जाने पर भी कई बार प्रयत्न करने पर भी फिर भी वो होश में नहीं आता है। तो इस प्रकार नायक यहाँ पे क्या है, कमजोर है, इसीलिए कथानक जो है वो वक्र ना होकर के रैखिक बन गया है। ठीक है, तो यही कारण है कि अंतिम स्थिति में नायक को मरणासन अवस्था में देख करके भी पाठक के मन में वह बेचैनी या छटपटाहट जो है वो पैदा नहीं हो पाती है जो ट्रेजिक नायक के पतन के समय में होती है। इसी प्रकार नाटक के अंत में दुख महसूस तो होता है लेकिन वह इतना घना और मार्मिक नहीं है कि उसे विरेचन कहा जा सके। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत दुर्दशा का त्रासदी ना होना यह भारतेंदु जी की विफलता होगी। वे साहित्य को सिर्फ समाज हित से जोड़ कर देखते थे। वे भारत दुर्दशा जो लिखे थे उनके पीछे उनका क्या उद्देश्य था कि आत्ममोहग्रस्त जनता जो है उसको झकझोरना है, तो ना कि ट्रेजेडी को किसी को साधना है। इस प्रकार हम आगे और भी समझेंगे। भारत दुर्दशा का नाट्य रूप। तो नाट्य रूप का क्या मतलब हुआ कि कोई नाटक अपनी संरचना में किस प्रकार का है। जिस प्रकार देखें कि कई कविताएं जो है वो अपनी संरचनागत विभिन्नता के कारण अलग अलग काव्य रूपों में जैसे महाकाव्य, खंड काव्य, गीत, गजल इसमें बांटे हुए होते हैं। उसी प्रकार देखा जाए तो नाटक भी कई प्रकार के माने गए हैं। पारंपरिक दृष्टि से देखा जाए तो नाटक के दो मुख्य भेद हैं, एक है रूपक, दूसरा उपरूपक।
रूपक के 10 और उप रूपक के 18 भेद जो हैं माने गए हैं। भारत दुर्दशा के नाट्य रूप का निर्धारण करने का अर्थ मात्र यहाँ यह है कि इसे इनमें से किस वर्ग का नाटक माना जा सके। ठीक है, तो भारतेंदु जी के अनुसार इसे या तो नाट्य रासक माना जा सकता है या लास्य रूपक माना जा सकता है। ठीक है, तो लास्य रूपक का क्या अर्थ हुआ कि ऐसा नाटक जिसमें नृत्य और गीतों की प्रधानता हो। लास्य का अर्थ ही होता है नृत्य। अब यहाँ पे क्या प्रश्न उठता है, क्या इस नाटक को नृत्य या गीत प्रधान माना जा सकता है? तो नाटक में नृत्य के 3 प्रसंग हैं। तीसरे अंक में भारत दुर्देव और सत्यानाश फौजदार को नाचते हुए दिखाया गया है, जबकि चौथे अंक में अंधकार को नृत्य करते हुए भी दिखाया गया है। ठीक है, इसके अलावा नाटक में कई गीत भी हैं, लेकिन इसमें क्या देखते हैं कि इस नाटक की संरचना ऐसी नहीं है कि इसे लास्य रूपक नाटक कहा जा सके। ना केवल नृत्य संख्या बहुत कम है, बल्कि सभी नृत्य जो है वो किसके द्वारा किया गया है, तो वो खलनायक की पक्ष की ओर से किया हुआ है, ना कि नायक के पक्ष की ओर से। इसीलिए इनमें मस्ती और आनंद का भाव कम है, भय और आतंक जो है वो ज़्यादा है। तो सब मिलाकर के देखा जाए तो रचना का प्रभाव ऐसा नहीं है जैसा कि लास्य रूपक नाटक में रहना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे नाट्य रासक। ठीक है, तो इसके लक्षणों का परिचय आचार्य विश्वनाथ दिए हैं। उनके अनुसार मुख्य रूप से 5 लक्षण जो हैं वो विद्वान होते हैं। पहला क्या होता है, एक अंक। ठीक है, दूसरा उदात्त नायक, पीठ मर्द, उपनायक। ठीक है, इस पर वासक, सज्जा, नायिका, इस प्रकार से देखते हैं। तो भारतेंदु जी जो हैं वे खुद नाटक नामक निबंध लिखे और आचार्य विश्वनाथ के 4 लक्षणों को स्वीकारे हैं, और उसमें नाट्य रासक के कुल 5 लक्षण माने हैं। तो इसमें देखिए एक अंक, ठीक है, उदात्त नायक, पीठ मर्द, उपनायक, वास, सज्जा, नायिका और अनेक प्रकार के गीत और 5 नृत्य। अब सबको एक एक करके समझेंगे कि इसका अर्थ क्या हुआ। तो सबसे पहले क्या है कि नाट्य रासक में एक अंक होता है, जबकि इसमें कितने अंक है, तो भारत दुर्दशा में 6 अंक है। फिर दूसरा क्या देखते हैं, इसका नायक जो है वो उदात्त नहीं है। उदात्त होने के लिए साहस, संयम और धैर्य जैसे गुणों की आवश्यकता होती है, जबकि वह यहाँ का इसका नायक जो इतना कायर है कि खलनायक की ऊंची आवाज़ सुनकर ही बेहोश हो गया है। ठीक है, और भारत भाग के लगातार प्रयासों के बावजूद भी वह उठता नहीं है। पीठ मर्द उपनायक का क्या मतलब हुआ, तो नायक का वह सहयोगी जिसमें नायक से कुछ कम गुण हो और नायक को फल प्राप्ति करने में सहायता मिले। तो भारत भाग उपनायक तो है, लेकिन गुणों में वह नायक से अधिक बढ़ा चढ़कर उसमें दिखता है। ठीक है, चौथी शर्त क्या है कि वासक, सज्जा, नायिका। तो यहाँ पर वासक, सज्जा, नायिका भी यहाँ पूरी नहीं होती है, क्योंकि यह जो नाटक है वो नायिका भी नाटक है। अंतिम शर्त क्या है, गीत तथा 5 नृत्य। तो इसको अगर देखते हैं तो ये अंशतः पूरी होती है, किंतु यहाँ भी ध्यान रखना होता है कि गीत और नृत्य जो है वो खलनायक के पक्ष में अधिक है, नायक पक्ष में कम है। तो कुल मिलाकर इसे नाट्य रासक कहना भी उचित नहीं होगा। ठीक है, इस समस्या को देखते हुए कुछ आधुनिक समीक्षकों ने भारत दुर्दशा के नाट्य रूप को निर्धारित करने का प्रयास किए, और इनमें डॉक्टर बच्चन सिंह जो है उनका प्रयास जो महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस नाटक को क्या बोले हैं, वो अन्योपदेशिक नाटक कहा है। क्या कहा, अन्योपदेशिक नाटक। ठीक है, इसका क्या अर्थ हुआ कि इसका अर्थ हुआ कि वह नाटक जिसमें कई मनोभावों को चरित्रों के माध्यम से प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति दी गई हो। ठीक है, संस्कृत में इस परंपरा के कुछ नाटक मिलते हैं। तो यह लेकिन देखा जाए तो यह भी मत उचित नहीं है, क्योंकि भारत दुर्दशा के सभी पात्र मनोभावों के प्रतीक नहीं हैं। पहले अंक में जो योगी है वे 5वें अंक में 7 सभ्य हैं, वे वास्तविक मनुष्य ही हैं, ना कि मनोभावों के प्रतीक हैं। ठीक है, फिर कुछ प्रतीकात्मक चरित्र जैसे रोग, मदिरा, वो किसी मनोभाव के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि कई स्थितियों और वस्तुओं के प्रतीक हैं। इस प्रकार क्या देखते हैं कि निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि पारंपरिक नाट्य शास्त्र में प्रचलित कई नाट्य रूपों के आधार पर इस नाटक के नाट्य रूप का निर्धारण संभव नहीं है। मौलिक रचनाएं कई बार क्या होती है कि पारंपरिक परिक्रमण का अतिक्रमण करती है। यह भी एक ऐसा ही नाटक है, इसीलिए अब इसे
मिश्र शैली का प्रतीकात्मक नाटक कहा जाता है, जो इसकी संरचना से अधिक अनुकूल है। भारत दुर्दशा की भाषा शैली। तो भारत दुर्दशा ये 1875 ईस्वी का नाटक है। अवधि भक्ति काल के अंत में ही कमजोर होने लग गई थी और ब्रज भाषा पूरे रीतिकाल में अपने एक छत्र साम्राज्य के बाद पहली बार आधुनिकता के दबावों के कारण अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी। यह वह समय था जब खड़ी बोली एक स्थानीय बोली को छोड़ करके मानक हिंदी भाषा का आधार बनने के लिए प्रयत्नशील हो रही थी। तो भारतेंदु की भाषा योजना बहुमुखी है। उन्होंने सभी परंपराओं से शब्दों को खुल करके स्वीकारा हमने, ठीक है। तो उनकी क्या प्राथमिकता है कि उनके शब्द जो हैं सहज हो, चाहे वो तत्सम हो, तद्भव हो, देशज हो या विदेशज हो। भारतेंदु ने लोक भाषा का प्रयोग अधिक करने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का भी अधिक प्रयोग किए हैं, क्योंकि वे जानते थे कि मुहावरों और लोकोक्तियों का निर्माण जो है वो लोक जीवन के साक्षात अनुभवों से ही होता है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर मुहावरों में एक उदाहरण लिख सकते हैं कि छोटा भाई बना करके मुंड लिया, ठीक है। तो फिर साथ ही देखेंगे कि भारत दुर्दशा की भाषा शैली में देखेंगे तो इसके अंतर्गत सूत्र भाषा का भी प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो भारतेंदु जी क्या किए हैं कि ना सिर्फ पारंपरिक सूत्रों का प्रयोग किए हैं इसमें, बल्कि देखें तो व्यंग्यात्मक सूत्रों की भी रचना की है इसमें। उदाहरण में लिख सकते हैं कि संतोष परम सुखम या आलसी परे कुएं में वही चैन है, ठीक है। फिर इसमें और लिख सकते हैं कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। तो भारत दुर्दशा की भाषा शैली में भारतेंदु ने विषयानुकूलता और पात्रानुकूलता को पर्याप्त ध्यान दिए हैं। तो इसको कैसे समझेंगे? तो पात्रानुकूलता मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर कई पात्र अपनी अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार अभिव्यक्त करते हैं, जैसे इसमें बंगाली कथन है, अंधकार कथन इसमें दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार हास्य व्यंग का प्रयोग भी किया गया है इसमें। तो इसका भी उदाहरण लिख सकते हैं। हास्य व्यंग में क्या लिखेंगे कि जो कर्तव्यम सो मर्तव्यम, जो ना कर्तव्यम सो भी मर्तव्यम, तब फिर दंत कटाकट किम कर्तव्यम, ठीक है। तो भारत दुर्दशा की भाषा शैली की कुछ सीमाएं भी है। तो वाक्य विन्यास में स्थिरता तुझे है उस समय के भाषाई वातावरण के प्रभाव के कारण है, क्योंकि तब खड़ी बोली जो है वो हिंदी व्यवस्थित स्वरूप जो है वो ग्रहण नहीं की थी। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि भारतेंदु जी भाषीय संक्रमण के दौर से गुजरने के बावजूद एक ऐसी भाषा प्रस्तुत कर सके जो आगे के साहित्य के लिए आधार बन सके। इसमें जो कमियां हैं वे भारतेंदु की अक्षमता का नहीं देखते हैं, बल्कि उनके इस उद्देश्य का परिणाम है कि नाटक जन साधारण से जुड़ करके उनकी चेतना में कुछ परिवर्तन आ सके। इस प्रकार की खास जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।